हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज मैं आपके लिए सैम्पलिंग टेक्निक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये एक बहुत ज़रूरी टॉपिक होता है जिसके टाइप्स में से क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से हम आज के वीडियो में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो आप सभी इस सेशन में अंत तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जहां पर आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस कवर करने की श्योरिटी दी जाती है। साथ ही आपके रिवीजन के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज दिए जाएंगे जिसमें कि आपको ऐसी ट्रिक्स बताई जाएंगी जो बहुत इजीली करेक्ट आंसर्स को ढूंढने में आपको मदद कर सकती है। फाइनल प्रिपरेशन के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट है जिसमें से आपको एज इट इज सवाल देखने को मिल सकते हैं। एंड साथ ही आपके स्टेट के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी आंसर्स और एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपकी बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन होती रहे। तो यहाँ पर आपको 2 व्हाट्सएप नंबर्स दे रही हूँ। आप इन पर कॉल या मैसेज करके कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जिसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको यूनिट वाइज फोल्डर्स मिलेंगे जिससे किसी भी यूनिट से आप कभी भी तैयारी शुरू कर सकते हो। हर यूनिट में आप देखिए आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, साथ ही वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें बहुत इजी ट्रिक्स के साथ आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो कि बेहतर तरीके से आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई करने में मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सैम्पलिंग का तरीका जो है वो प्रोबेबिलिटी की कैटेगरी में नहीं आता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमेशा नॉट टर्म पे फोकस रखना है। ठीक है, तो पहले मैं बताती हूँ कि सैम्पलिंग क्या होता है। सैम्पलिंग का मतलब होता है डेटा को कलेक्ट करना। ठीक है, मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप है हमारे पास इंडिविजुअल्स का, जिस ग्रुप के थ्रू हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च के लिए। ठीक है, तो इसी में हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है उसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि 10 लोगों का ग्रुप है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट रेंडम सिलेक्शन, तो इन 10 के 10 स्टूडेंट्स में से या जो भी लोग हैं इन सभी की 100% चांसेस हैं कि इनका सिलेक्शन हो। ठीक है, एंड जो हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है, वहां पे अगर 10 लोगों का ग्रुप है तो इनको हम डिवाइड करते हैं क्राइटेरिया के बेसिस पर। तो वो क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, वो उनका एज भी हो सकता है, उनके वेट के अकॉर्डिंग भी हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके मार्क्स या परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन रेंडम एंड प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, तो इसके अलावा अब ऑप्शंस में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी की डायरेक्ट बात की गई है। ठीक है, सो नॉन प्रोबेबिलिटी में एक तो आता है कोटा सैम्पलिंग, दूसरा आता है कन्वीनियंट सैम्पलिंग, तीसरा आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग, चौथा आता है जजमेंट सैम्पलिंग, जिसको कि हम लोग पर्पजिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें तो इसमें भी हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। पहला आता है सिंपल, या फिर इसको हम लोग अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। दूसरा आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, तीसरा आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, एंड फोर्थ टाइप होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये होते हैं 4 इनके पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सेकेंड क्वेश्चन है सैम्पलिंग केसेस मीन्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि जो सैम्पलिंग केसेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि अगर हम लोग सैम्पलिंग को यूज करते हैं सैम्पलिंग फ्रेम्स के अंदर। दूसरा ऑप्शन बोलता है आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर सुटेबल फॉर द रिसर्च, यानी कि एक रिसर्च के लिए हम लोग किस तरह से लोगों को सेलेक्ट करते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, दैट मीन्स सैम्पलिंग केसेस। तीसरा ऑप्शन बोलता है लिटरली द रिसर्चर्स ब्रीफ केस, तो जो रिसर्चर के
डिटेल में हम लोग केसेस को डिफाइन करते हैं, क्या उसको सैम्पलिंग केस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो भी सैम्पलिंग हम लोग लोगों के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीविजन प्रोग्राम्स या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कलेक्ट करते हैं, उसको बोला जाता है सैम्पलिंग केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन जो होती है उसको पैरामीटर बोला जाता है। सिमिलरली जो सैंपल इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है यूनिवर्स, इन्फेरेंस, सैम्पलिंग डिजाइन एंड स्टेटिस्टिक्स। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये चीजें आपको सिर्फ याद रखनी है। तो इसका क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि सैम्पलिंग इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, तो सिमिलरली पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आंसर होगा पैरामीटर। तो अब आपको बताती हूँ कि पॉपुलेशन क्या होता है। ठीक है, सो पॉपुलेशन होता है एक एंटायर ग्रुप, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग कंक्लूजन को, अपने रिसर्च के कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए 10 लोगों का ग्रुप है जिनके थ्रू हम लोग क्वेश्चनियर लेकर के या फिर इनको सैंपल के रूप में यूज करके क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। तो ये अभी मैंने आप लोगों को बताया है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी, डी एंड ई। ठीक है, जजमेंटल, स्नोबॉल एंड कोटा सैम्पलिंग, तो ये तीनों आते हैं प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये चीजें डिटेल में डिस्कस की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग प्रोसीजर्स विल बी अप्रोप्रिएट फॉर कंक्लूडिंग रिसर्चेस विद एम्पीरिको इंडक्टिव रिसर्च पैराडिगम। तो जहां पे भी आप लोगों को एम्पीरिको इंडक्टिव रिसर्च की बात आती है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कि एनी ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स। तो जहां पे भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा वहां पे हमेशा एम्पीरिको इंडक्टिव रिसर्च की बात की गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज suppose we have to investigate the working efficiency of nationalized bank of india, which one of the following would you follow। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर एक कोई बैंक के थ्रू यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है, तो यहीं से आप लोगों को चीजें क्लियर होनी चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया पूछा गया है, ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग किसी के वर्क को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वहां पे क्या होगा, मल्टीपल स्टेजेस पे हम लोग सैम्पलिंग करेंगे। जैसे स्टाफ का अलग होगा, उसके बाद लोगों का अलग सैंपल हम लोग कलेक्ट करेंगे। ठीक है, सबका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a research problem is related to heterogeneous population, the most suitable sampling method is। तो अगर हम लोग heterogeneous population यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोगों को यूज करके जो है पॉपुलेशन के थ्रू डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग और लॉटरी सैम्पलिंग। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि लॉटरी सैम्पलिंग कोई टर्म नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को एक बार डिटेल में बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता क्या है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन को यानी कि ग्रुप को डिवाइड करते हैं। ठीक है, इन सब पॉपुलेशन यानी कि इसको सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इन सब ग्रुप्स को बोला जाता है स्ट्राटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 10 लोगों का ग्रुप है, तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं या तो इनके एज के बेसिस पे कि 0 से लेकर के 10 ईयर्स के स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो अलग चले जाएं। ठीक है, 11 से 15 वाले अलग चले जाएं, या फिर उनके वेट के अकॉर्डिंग हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके क्लास के अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या करते हैं, हम लोग पॉपुलेशन को अगेन सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसमें हर एक ग्रुप होता है उसकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक से डिफरेंसेस है ना इन सभी के बीच में, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि क्लस्टर एंड स्ट्रेटिफाइड ये किस में आता है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। एंड जो नेक्स्ट है हमारे पास कन्वीनियंट सैम्पलिंग, ये आता है नॉन प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, सो कन्वीनियंस या कन्वीनियंट सैम्पलिंग जो होता है, इसमें हम लोग उन इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करते हैं हु हैपन टू बी मोस्ट एक्सेसिबल टू द रिसर्च।
ठीक है, यानी कि ग्रुप में से ऐसे लोगों को हम उठाएंगे जो कि हमें पता है कि मोस्ट एक्सेसिबल है। मान लीजिए 50 लोगों का ग्रुप है, तो उसमें से हमें 5 ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है जो कि डांस बहुत अच्छा करते हैं, तो उसमें यूज करेंगे कन्वीनियंट सैम्पलिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। तो अगर फाइनाइट है, हमें फाइनाइट नंबर ऑफ पीपल वहां पे अवेलेबल हैं, तो कौन से टाइप के मेथड को हम यूज करेंगे? तो आंसर होगा हमारे पास, राइट आंसर, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक क्या होता है? इसको हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की तरह बोल सकते हैं, लेकिन डिफरेंस बिल्कुल छोटा सा होता है इन दोनों में। वो ये होता है कि ये थोड़ा इजी होता है। ठीक है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो होता है ये थोड़ा इजियर होता है एज कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, हर एक मेंबर जो होता है पॉपुलेशन में, उसको हम एक नंबर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, बट ये जो अगर हम लोग रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो उसमें रैंडमली नंबर अलॉट कराए जाते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में सिस्टमैटिक वे से उनको नंबर अलॉट किए जाते हैं, तो जिससे कि हम लोग उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर हमें नंबर, चाहे हम रोल नंबर की ही बात करते हैं, रोल नंबर अलॉट कराने हैं, तो मान लीजिए हम उनको मार्क्स के अकॉर्डिंग नंबर दे रहे हैं। जो क्लास में फर्स्ट आया है उसको रोल नंबर 1, जो सेकंड है उसको रोल नंबर 2, तो उसको बोला जाएगा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ अ सैंपल इज टेक्निकली नोन एज। ठीक है, सो जर्नलाइज्ड कंक्लूजन जो होता है एक रिसर्च का, एक सैंपल का, उसको क्या बोला जाता है? डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, पैरामीटर इन्फेरेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर वी हैव इज डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो कैसे हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसी के थ्रू हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। Last question is which one of the following principle is not applicable to sampling। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल है जो सैम्पलिंग में यूज होता ही नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सैंपल यूनिट्स मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। तो किस यूनिट पे, किस क्राइटेरिया के बेस पे हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। दूसरा है सैंपल यूनिट्स मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी कि डिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर एक कंप्लीट है तो दूसरी जो है कहीं ना कहीं इस पर डिपेंडेंट होगी, कहीं ना कहीं ये डेटा हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे, नेक्स्ट सैम्पलिंग पे यूज करेंगे। सेम यूनिट ऑफ सैंपल शुड बी यूज थ्रू आउट द स्टडी, यानी कि एक ही तरह का सैंपल हम पूरी रिसर्च में यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है सैंपल यूनिट्स मस्ट बी चूजन इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव मैनर। ठीक है, तो सिस्टमैटिक वे में एंड एक ऑब्जेक्टिव मैनर में हम लोग इन यूनिट्स को कलेक्ट करते हैं। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जितने भी सैंपल यूनिट्स होते हैं यहाँ पे बोला गया है कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे पूछा गया था नॉट, तो हमेशा इस चीज पे फोकस करना है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इजी, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ये 10 क्वेश्चंस थे, एंड आई होप इन 10 क्वेश्चंस की हेल्प से जितने भी हमारे सैम्पलिंग के टाइप्स थे, जितनी भी उनकी टेक्निक्स थी, वो सभी आप लोगों को क्लियर होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।